हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक यूपीपीसीएस के सेट नंबर 25। देखिए, आपने कल रात क्लास ली होगी, जो हमारा मैराथन क्लास थी यूपीपीसीएस के लिए, आपने देखना होगा। अगर नहीं देखी तो उस क्लास को देखो, बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हमारे ऐसे एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब के ऊपर, वो सारे के सारे जो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको शेयर करी जाती हैं, सारे पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल, और फेसबुक के ऊपर भी। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके एग्ज़ाम को फोकस करके यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और जितने भी यूपीएससी के लिए, एसएससी रेलवे के लिए, डिफेंस एग्जाम सीडीएस सीपीएफ के लिए आपके अलग से फोल्डर इसमें तैयार किए गए हैं। और ये कोड है आपका विपन 10, आपको लगाइए और आपको डिस्काउंट मिलेगा 8 तारीख तक। जीएस कोर्स जो है पूरा का पूरा हमारा थियरी कोर्स है। इसमें बेसिक टॉपिक्स क्या हैं उनके बारे में हमने दर्शाया है, और इन कोर्सेज़ को आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studyIQ.com, जहाँ हमारी ऐप के ऊपर StudyIQ ऐप के ऊपर। क्लियर? जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा यहाँ पे होम पेज, StudyIQ ऐप और वेबसाइट। जैसे ही ओपन करेंगे होम पेज नज़र आएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे दिखेगा व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और चौथे नंबर के ऊपर आपको दिखेगा जीएस कोर्स। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज़ करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपका यूपीपीसीएस टारगेट है और आप प्री लिम्स में आप अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, तो 10,000 MCQ कोर्स को बहुत डिटेल में फॉलो करें, अच्छे तरीके से फॉलो करें, आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। चलिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल एजेंसी इज़ वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी आपकी एजेंसी जो है काम करती है। नासा की बात करते हैं तो ये आपका स्पेस सेंटर है यूएस का। नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन के अंदर, तो ये तो नहीं बनेगा। यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर जो है आपका क्या है, UN डे है। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर हैं। चिपको की बात करता हूँ तो चिपको मूवमेंट हुई थी 1973 के अंदर, और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसको करी थी, जिसके ट्रीज़ को रोकने के लिए, ट्रीज़ को काटने से रोकने के लिए। और अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल फिलहाल में डेथ हुई है। क्लियर? तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जो इन्वायरमेंट केसेस के साथ इन्वायरमेंट की चीज़ों के लिए बात करती है। ग्रीन पीस के जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर हैं। इन्वायरमेंट के साथ आपको 2-3 चीज़ें और पता नहीं चाहिए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया के अंदर देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है 5 जून को। क्लियर? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट याद करो। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका कौन सा है, 1986 का। और याद करो आप एक और चीज़, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, 5 जून का टाइम हो गया। और इसमें आप याद करो NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, जो आपका केस सॉल्व करता है इन्वायरमेंटल केसेस के, जिसके हेडक्वार्टर जो है दिल्ली के अंदर है। 2010 में ये बना था, दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, दैट इज़ ग्रीन पीस इज़ द करेक्ट वन। ये देखिए जी, ग्रीन पीस एक जो है एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल जो है आपकी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका संभालती है इन्वायरमेंट केसेस को, संभालती है इन्वायरमेंट चीज़ों की प्रोटेक्शन करती है, नॉट केसेस को संभालती है। क्लियर? अगला देखिए जी, WTO एग्रीमेंट द्वारा इंडियन पेटेंट एक्ट जो है आपका अमेंड किया गया था 1999 के अंदर। ये एक्ट जो है पहली बार कब आया था? WTO की पहले तो बात कर रहे हैं। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बना था 1 जनवरी 1995 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनीवा के अंदर है। इसका जो पहला नाम था वो था गैट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैट? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ एंड ट्रेड इनका जो है नाम था, और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948 में इसके भी हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर थे। गैट का जो है आपका 8वां राउंड चल रहा था। 8वां राउंड था रुग्वे राउंड, और जो है आपका रुग्वे राउंड के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डंकल, और इसीलिए हम कह देते हैं कि डंकल अकॉर्ड के कारण WTO बना है, और मार्कीश ट्रीटी जो है यहाँ पे साइन करी गई थी। अब बात करते हैं पेटेंट एक्ट की। पहली बार जो पेटेंट एक्ट आया था वो 1970 के अंदर आया था, 1970 के अंदर, फिर अमेंड हुआ था 99 के अंदर। बाद में और भी चीज़ें होती गई थी, पर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेटेंट। पेटेंट जो है आपका एक फॉर्म है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, जिसके अंदर जो होते हैं आपके एक्सक्लूसिव राइट होते हैं किसी भी स्टेट के, या इन्वेंटर के, या कोई भी आपका जो उस चीज़ के लिए असाइन किया हुआ पर्सन है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एनीथिंग। क्लियर?
और इसका जो मिनिमम टाइम होता है कि आपकी जो इन्वेंशन आपकी रहेगी, कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, 20 ईयर्स होता है, यानी कि 20 साल तक आप उस चीज़ के जो है राजा हैं और इस चीज़ को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, ना ही कोई बना सकता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे देखो इंडियन पेटेंट एक्ट की जो जर्नी है वो कैसे रही है। 1856 की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंशन की बात करेगी, 1911 की बात करें, इंडियन पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट की बात करेगी, 1972 में पेटेंट एक्ट जो आपका एक्ट 39 ऑफ 1970 में आया और ये एक्ट जो है 14 साल 5 महीने की इसमें रहा। 75 में जो इंडिया ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसके हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है। 1999 के अंदर जो है ट्रिप्स को साइन किया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करी जो आपका WTO को ज्वाइन करने के बाद हुआ। तो 99 में पहली अमेंडमेंट हुई और पेटेंट जो प्रोडक्ट होता है आपका वो कितने साल के लिए रहता है, 20 सालों के लिए। 1999, 2002, 2004, 2005 में आपकी अमेंडमेंट्स देखने को आपको मिलती हैं। तो पहली अमेंडमेंट पूछा था तो 1999 में देखने को आपको मिली और इसमें जो आपका पेटेंट होता है वो 20 सालों के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन नॉमिनेटेड फॉर द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो लोग होते हैं मैक्सिमम की बात करूं तो 250 और एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो 245 हैं, जिसमें 233 लोग जो तो होते हैं आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब यहाँ पे चुने हुए लोग वोट करते हैं, जो MLA वगैरह होते हैं वो। 12 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, वो राज्यसभा के अंदर वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। वो 4 फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, लिटरेचर से, आर्ट्स से, साइंस से और आपका सोशल सर्विसेज से। क्लियर, इन 4 फील्ड से जो है आपके नॉमिनेट किए जाते हैं। पर यहाँ पे बात क्या है, पहली इंडियन वीमेन जो नॉमिनेट करी गई थी राज्यसभा से वो बात कर रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। MS सुब्बालक्ष्मी जी की अगर मैं बात करता हूँ तो MS सुब्बालक्ष्मी जी जो हैं ये आपकी इंडियन कार्नेटिक सिंगर हैं फ्रॉम मदुरई तमिलनाडु से, और ये पहली म्यूजिशियन हैं जो जिनको अवार्ड मिला था भारत रत्न जो हमारा हाईली सिविलियन अवार्ड है, और पहली इंडियन म्यूजिशियन जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, ये जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। ये मैग्सेसे अवार्ड जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे हम कहते हैं, और ये पहली इंडियन पर्सन है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो है परफॉर्म किया था 1966 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सरोजिनी नायडू जी की अगर मैं बात करता हूं तो इनको हम क्या कहते हैं, भारत कोकिला, जिसे हम कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और कानपुर सेशन के अंदर 1925 के अंदर जो है ये प्रेसिडेंट बनी थी, पहली इंडियन महिला। और अदरवाइज पहली फीमेल आपको पता है कि चेयरपर्सन INC की कौन थी, दैट इज़ एनी बेसेंट थी 1917 कलकत्ता सेशन में। लेकिन पहली इंडियन कौन सी थी, कानपुर सेशन 1925, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है जब आपके गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे INC की साइड से, तो वहाँ पे विमेन सेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया था, तो वो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। विजयलक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करते हैं तो विजयलक्ष्मी पंडित जो हैं पहली एम्बेसडर रही हैं यूनाइटेड नेशन के लिए, फर्स्ट एम्बेसडर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल इज द करेक्ट आंसर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। अगला देखिए जी, द वेंगी चालुक्यन रूलर जिन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर जो है बहुत सारे जो है मंदिरों को बनवाया था, उनका नाम बताना है। तो चालुक्य वंश के राजा हैं कौन, डेट इज़ इट्स कॉल्ड गुन्नगा विजयादित्य। तो विजयादित्य जो है राजा हैं जिन्होंने बहुत सारे जो है मंदिर यहाँ पे बनवाए हैं। क्लियर। लार्ज स्केल के ऊपर 108 टेम्पल बनाने का क्रेडिट भी इनके पास है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, चालुक्यन रूलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। चालुक्य की कैपिटल थी वातापी, जिसे हम क्या कहते हैं, वादामी। चालुक्यन कैपिटल्स। क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके एक जो चालुक्य कैपिटल की एक राजा थे पुलाकेशिन टू राजा थे। पुलाकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था जब साउथ इंडिया में हर्षवर्धन आ रहा था। जब इसको हराया तो इसका वर्णन आहियोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। आहियोल इंस्क्रिप्शन जो है वो रविकृति की इंस्क्रिप्शन है, रविकृति की। क्लियर। और इसमें बोला गया कि पुलाकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया, लेकिन पुलाकेशिन टू को भी हराया गया था, और इसको हराया किसने था, नरसिम्हा वर्मन ने हराया था। और नरसिम्हा वर्मन जो है पल्लव वंश के राजा हैं। पल्लव वंश के राजा ने पुलाकेशिन टू को हरा के नरसिम्हा वर्मन ने एक टाइटल लिया था जिसे हम क्या कहते हैं, वातापी कोंडा, वातापी को जीतने वाला। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा।
मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन अंडर ब्रिटिश इंडिया किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा की जो बात करें तो हम बोलते हैं 1854 का जो है आपका वुड्स डिस्पैच जो आया था 1854 के अंदर, इसको हम कहते हैं चार्ल्स वुड ने जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया था। जो वुड्स थे वो आपके सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, और इन्होंने जो है वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करी थी इंडिया के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग जो है हर प्रोविंस के अंदर जो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, और यूनिवर्सिटी बनाई गई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के अंदर फॉर द हायर एजुकेशन बनाई गई, और वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत ज़्यादा प्रचार होने लगा भारत में। क्लियर, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये मैग्ना कार्टा जो है पहले टर्म जो यूज़ करी गई थी आपकी लैटिन टर्म है ये, जिसका मतलब क्या होता है ग्रेट चार्टर। ग्रेट चार्टर इसको कहते हैं, जिसका मतलब ग्रेट पेपर और मैग्ना कार्टा भी कह देते हैं। और ये पहली बार जो इशू करी गई थी ये करी गई थी जून 1215 में जो है इसको पहली बार दिया गया था। मैग्ना कार्टा जो इनिशिएट किया गया था वो आपका इनिशिएट किया गया था बाय द सब्जेक्ट ऑफ द किंग जॉन ऑफ द इंग्लैंड। किंग जॉन ने जो है आपका इसको इनिशिएट किया था, और जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी पावर जो है किंग की वो लॉज के अकॉर्डिंग जो है उसकी कम करी गई थी, और पावर दी गई थी, लोगों को प्रिविलेजेस प्रोवाइड कर दी गई थी। क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 1813 का एक्ट। 1813 का एक्ट जो था जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपये खर्चा सालाना की बात करी गई थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया गया था कि धर्म का प्रचार करें इंडिया में आके। लेकिन इंग्लिश एजुकेशन जो इंट्रोड्यूस करी थी वो 1835 में करी गई थी। किसने करी थी? विलियम बेंटिक ने, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले। इसी कारण लॉर्ड मैकॉले को हम बोलते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है। हंटर कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो 1882-83 में बैठा था, और ये प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है, प्राइमरी एजुकेशन को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए जी, What is the process of the distillation by which volatile organic materials are removed from the waste water? वेस्ट वाटर से जितने भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसको डिस्टिलेशन करवाना, उसको वोलाटाइल मैटर जितने भी आपके वोलाटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको रिमूव कराना फ्रॉम द वेस्ट वाटर। इसमें कौन सा प्रोसेस आपका किया जाता है? इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका थर्मल स्ट्रिपिंग। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। थर्मल स्ट्रिपिंग इज़ द राइट वन। क्लियर, थर्मल स्ट्रिपिंग में क्या होता है कि जो आपकी स्टीम होती है, ठीक है, स्टीम होती है, इसको हम स्ट्रिपिंग गैस की तरह यूज़ करते हैं जो आपके हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है फ्रॉम द वेस्ट वाटर। मतलब क्या हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट से हाइड्रोकार्बन को जो है रिमूव करवाता है। क्लियर, इसमें जो जितने भी आपके वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कम होता है आपका वाटर से, वो आपके जो है इससे निकाल दिए जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें थर्मल स्ट्रिपिंग में वैसे होता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाला जाएगा, जो वाटर होता है या गैस होता है उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं वेसल्स के अंदर, और ऑक्सीजन को जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है बन जाती है बिटवीन द गैस एंड द वाटर। गैस और वाटर के अंदर कंसंट्रेशन बन जाती है। तो आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कलर इज लीस्ट डिस्पर्स्ड बाय द फॉग और द स्मोक? कौन सा जो ऐसा कलर है जो डिस्पर्स कम होता है आपका फॉग से और स्मोक से? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका कलर होता है डिस्पर्स, डेट इज़ रेड। लाल कलर जो है बहुत कम ज़्यादा डिस्पर्स होता है। जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि रेड कलर जो होता है स्कैटर्ड जो होता है वो लेस होता है, इसकी स्कैटरिंग लेस होती है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, और वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, और वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, और फ्रिक्वेंसी जो होगी इसकी कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होती है, और जिसके कारण ये लीस्ट डिस्पर्स होता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द वाइसरॉय डिड द क्रिप्स मिशन विजिट इंडिया? क्रिप्स मिशन जो है कब आया था भारत में, किसके टाइम पे आया था? क्रिप्स मिशन आया था लॉर्ड लिंथिगो के टाइम पे। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर, जब आपका जो जापान है सभी जगह पे जीत रहा था, ब्रिटेन की हालत ख़राब हो गई थी, खस्ता हालत हो गई थी, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने बोला कि आईएनसी को मनाओ जाके जैसे भी, और देश को जो है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को साथ देने के लिए बोलें।
तो क्या हुआ, जैसे ये क्रिप्स मिशन आया, ये कहता है कि हम वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे जब जीत जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद। क्लियर। तो इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा आपका 8 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए एक वर्ड यूज़ किया था, पोस्ट डेटेड चेक जो है वर्ड यूज़ किया था गांधी जी ने। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करते हैं तो इनका प्लान था 3 जून 1947 का प्लान। क्लियर। 3 जून 1947 का प्लान था। और लॉर्ड माउंटबेटन को हम और क्या कहते हैं, डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं, बल्कान प्लान भी कहा जाता है इसको, और डेट्स इट। क्लियर। 3 जून प्लान, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को आज़ाद कराने की बात करी गई थी। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कराने की बात करी गई थी। लॉर्ड बेवल की अगर हम बात करते हैं तो बेवल जो है, लॉर्ड बेवल शिमला कॉन्फ्रेंस का टाइम, शिमला कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे देखने को आपको मिली थी। लॉर्ड विलिंगटन की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनके टाइम पे हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने दोबारा लॉन्च कर दी थी। मैकडोनल्ड अवार्ड की बात करें, पूना पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं, और आपका जो सेपरेट किया गया था बर्मा, म्यांमार सेपरेट किया गया था इंडिया से 1937 में, तो उस टाइम पे भी विलिंगटन थे। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिंथिगो इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से ऐसी कौन सी साइट है जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, देयर वॉज ए बुद्धिस्ट महावीरा इन द पास्ट, मतलब बुद्धिस्ट महावीरा जो है पास्ट में यहाँ पे देखने को आपको मिलते थे, यानी कि उनकी मोनिस्ट्री थी। तो उड़ीसा के अंदर जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये है आपका डेट इज इन द रत्नागिरी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रत्नागिरी एक साइट है जहाँ पे आपका देखने को मिलता है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पे महावीरा साइट थी पहले। आंसर इस सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रत्नागिरी की बात करूं, और रत्नागिरी की बात करता हूं, और ये ललितगिरी की बात करता हूं, और उदयगिरी, यानी कि ए, सी और डी की अगर मैं बात करता हूं, तो इन 3 कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते थे, डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है, डायमंड ट्रायंगल। क्लियर, याद रखना, साइट्स हैं ये। उदयगिरी और खांडगिरी, ये 2 आपकी केव्स हैं। उदयगिरी और खांडगिरी केव्स हैं, जिनको आप कटक्का केव्स भी कहते हैं, और कटक केव्स भी हम कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन देखने को आपको मिलती है, अभिलेख देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। रत्नागिरी इज द राइट वन, रत्नागिरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स के अंदर कौन सा है, तो वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। दूसरे नंबर पे आता है आपका हीलियम, और तीसरे नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन डेटिंग आपका एक टर्म होती है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में हम यूज़ क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, फॉसिल्स, उनकी एज फाइंड आउट करने के लिए रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इसेंशियल, मतलब सभी में होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो होता है इसेंशियल पार्ट है फॉर द प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन के लिए। क्लियर। और नाइट्रोजन जो है आपका किसी भी अगर लेस का पैकेट का वगैरह कुछ भी पैकेट होता है उसमें हवा भरी होती है, वो नाइट्रोजन होती है, प्रिजर्वेटिव। ऑक्सीजन जो होती है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन इज़ द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। यहाँ पे देखो अबंडेंस हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नियॉन है, ये देखने को आपको मिलती हैं। पहले 4 याद कर लो, बहुत है। वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस चीज़ का जो आपका एम है वो क्या है, 2006 के अंदर जो है MG नरेगा लॉन्च किया गया था। एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर 200 जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें किया गया था। फिर उसके बाद इसको पूरे कम्प्लीटली हमने पूरा कंट्री में लॉन्च किया। और इसमें क्या होता है कि 100 डेज़ के लिए जो है आपको काम मिलता है रूरल हाउस होल्ड के अंदर। और इसका जो आपका जो मेन एम है वो क्या है कि वर्क गारंटी प्रोग्राम है, लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है। और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी रूरल हाउस होल्ड के एडल्ट मेंबर्स को एक काम देंगे, और इससे क्या होगा, जो आपकी पॉवर्टी वाली सिचुएशन है उसको ख़त्म किया जाएगा। इसमें जो भी काम मिलेगा, इसमें बेनिफिशरी 1/3 जो बेनिफिशरी होंगे वो विमेन होगी। क्लियर। और इसको मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंदर जो है इसको दर्शाया गया कि इसको मिनिमम वेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 15 दिन के अंदर अंदर आपको काम मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो 16वें दिन से आपका जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेंस है वो आपको मिलने लग जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और ये बड़ा रोल है आपका डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग के लिए, जिसमें आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है पार्टिसिपेट करता है इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। एसेट्स को बिल्डअप करना गलत है,
माइक्रो इरिगेशन को आपको जो है बढ़ाना, ये भी आपका गलत है। वाटर मैनेजमेंट, ये भी गलत है। रूरल टू इन्हांस द रूरल इनकम, बिल्कुल सही है। रूरल इनकम को इन्हांस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। इनमें से ऐसे बताइए कि फ्यूचर बुद्ध जो है किसे कहा जाता है? फ्यूचर बुद्ध किसे कहते हैं? ये सीधा सीधा क्वेश्चन याद करने वाला है। मैत्रेय जी को कहा जाता है मैत्रेय, फ्यूचर बुद्ध। बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध को हम कहते हैं लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। इनके जन्म स्थान के ऊपर रुमनदेई पिलर बनाया गया था, रुमनदेई पिलर। रुमनदेई पिलर जो है अशोक ने बनवाया था, अशोक ने। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। चाणक्य की अगर मैं बात करता हूँ, चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इंडियन माइकेवेली भी इनको कहते हैं। और ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डेट इज़ पॉलिटिकल पुस्तक थी, डेट इज़ अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये जो है प्राइम मिनिस्टर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया था और मौर्य वंश जो है स्थापित किया था देश में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, मैत्रेय इज़ द करेक्ट आंसर, मैत्रेय। अगला देखिए जी, मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है आपका रिपोर्ट जो आई थी वो कब आई थी? 1892 की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहाँ पे बात करी गई थी। 1909 की बात करता हूँ तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म थे, जहाँ पे आपके सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। इंडिया जो मुसलमान को वोट करेगा, हिंदू को वोट करेगा। 1919 की बात करें तो ये मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट थी, जिसके अंदर जो है इन्होंने डायरार्की की बात करी थी, द्वैध शासन की, जिसमें आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट थे और आपके रिजर्व सब्जेक्ट थे। रिजर्व आपके जो है गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होते थे वो आपका जितने भी मिनिस्टर होते थे वो काम करते थे। और 1935 की एक्ट की बात करते हैं तो इनको बोला गया था, जो है ये 1935 के लिए बोला गया था, डेट इज़ जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि हमें एक जो है ये न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला गया था, न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, क्लियर। न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी का मतलब दोबारा से गुलाम बनाने की यहाँ पे कोशिश करी जा रही है, क्योंकि ऐसे जो है चीज़ें बोली गई थी, फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे, क्लियर। और ऑर्डिनेंस की पावर आपकी गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास रहेंगी, और फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी, आरबीआई बनाया जाएगा, सारी चीज़ें इन्होंने करी थी, हमने नहीं माना था। बट आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। आयोडीन डाइज के पास जो होती हैं एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सोल्यूशन जो बनता कैसे है? आयोडीन प्रॉपर्टी होती है एंटी बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए, और ये होता है आयोडीन इन द एल्कोहल, डी ऑप्शन बनेगा, जिसे आप और क्या कहते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन भी कहा जाता है, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, जिसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन होगा, वीक सोल्यूशन होता है एंटीसेप्टिक की तरह, जिसमें आपका 2 से 7% जो होता है आपका एलिमेंटल, 2 से 7% जो होता है एलिमेंटल आयोडीन देखने को आपको मिलती है, क्लियर। जिसके अंदर जो होगा आपका पोटाशियम आयोडाइड भी देखने को मिलेगा, या फिर आपका सोडियम आयोडाइड देखने को आपको मिलेगा, और एट द एंड जो है ये इथेनॉल और वाटर के साथ जो है ये जुड़ी होती है, इथेनॉल और वाटर के साथ, ध्यान रखना 2 to 7% एलिमेंटल आयोडीन के साथ जो है आपका पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड प्लस इथेनॉल वाटर देखने को आपको मिलेगा। और आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। कूफर सेल जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कूफर सेल जो होते हैं आपके लीवर के अंदर, ये मैक्रोफेजिस की तरह काम करते हैं, जितने भी आपका इन्फेक्शंस वगैरह होती है उनको खाने में आपको हेल्प करते हैं, दैट इज़ लीवर। लीवर की बात करते हैं तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है ये, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और यूरिया यहाँ पे बनता है ऑर्निथिन साइकिल द्वारा, ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है रिजर्व एनर्जी की फॉर्म में, और एक होता है यहाँ पे हेपरिन प्रोटीन बनता है, और एक आपका बनता है फाइब्रिनोजन जो होता है ये आपका इसेंशियल प्रोटीन है, इसेंशियल प्रोटीन है फॉर द ब्लड क्लॉटिंग के लिए। हेपरिन जो होता है ये आपका जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवाता इनसाइड द बॉडी, क्लियर, शरीर के अंदर, और फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है शरीर के अंदर, बाहर, आउटसाइड द बॉडी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, याद रखना है सारी की सारी चीज़ें। पैंक्रियास की अगर हम बात करते हैं तो पैंक्रियास की बात करें, अग्नाशय की बात करते हैं तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है ये, ठीक है। और यहाँ से आपका इंसुलिन हार्मोन वगैरह निकलता है, इंसुलिन निकलता है बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियास, जो आपका ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। बस इतना याद करिए, अदरवाइज तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं पैंक्रियास के अंदर। थायराइड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है प्रॉपर तरीके से निकलेगा अगर आप आयोडीन प्रॉपर तरीके से कंजम्पशन कर रहे हैं। अगर थायराइड ग्लैंड जो इन्फ्लेम होगी तो आपका क्या हो जाता है? डेट इज़ ग्वाइटर, गेंगा रोग जिसे हम कहते हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, छोटी आंत की बात करते हैं तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी जहाँ पे आपका फाइनल डाइजेशन होती है और आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है खाने की। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, रुगे, रुगे कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। लीवर इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन इन द बॉडी। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन उसका जो फंक्शन है वो कोई भी नहीं है। तो नॉट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है इनमें से। टेल वर्टिब्रेट की बात करें तो C7 T12 L5 S4 C7 T12 L5 S5 C4 होता है ये। क्लियर। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉडल, ये आपके जो वर्टिब्रल कॉलम होता है 33 होते हैं ये, और फ्यूज़ होके 26 रह जाते हैं। यानी कि लास्ट वाला 5 1 रह जाता है, लास्ट वाला 4 1 रह जाता है। 7 और 12 19, 5 24, 25 26, यानी कि 26 रह जाते हैं। नेल्स जो है आपका वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। क्लियर। नेल्स आपका जो है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका होता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन भी जो है आपका जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। लेकिन इसमें टेल वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसमें नॉट पूछा है, तो देखते हैं यहाँ पे अपेंडिक्स हो गया आपका। ठीक है। गूस बम्प्स जो आपके हेयर्स आ जाते हैं, विजडम टूथ हो गया। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें जो होता है कॉडल वर्टिब्रल होता है। टेल वर्टिब्रल जिसे हम कहते हैं कॉडल, ये सारे कॉडल वर्टिब्रेट। क्लियर। थर्ड मोलर होता है जो हमारा दांत होता है, थर्ड मोलर। क्लियर। और यहाँ पे जो है आपके नेल्स नहीं होता यार, नेल्स नहीं होता, ध्यान रखना, नेल्स नहीं होते। नेल्स आर नॉट द वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका तो फंक्शन है प्रोटेक्ट करके रखता है। बाकी सारे जो हैं 1 C D जो हैं आपके राइट आंसर बनेंगे। क्लियर। और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है आपका ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के, सिकम के साथ जो है जुड़ा होता है ये अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन हो जाए तो अपेंडिसाइटिस कह देते हैं। इसी कारण अपेंडिसाइटिस में हम अपेंडिक्स को काट देते हैं क्योंकि इसका कोई फंक्शन नहीं होता। क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर द मेजरमेंट एज रेवेन्यू। मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसका हाफ आप रेवेन्यू देंगे और वो कैश फॉर्म में दिया जाएगा। और ये कौन पर्सन था, डेट इज़ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिनको आप सिकंदर सानी के नाम से जानते हैं, दूसरा अलेक्जेंडर के नाम से, अली गुरशप इनका नाम था। 4 इन्होंने ऑर्डिनेंस मार्केट के लिए रिफॉर्म इशू किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक जो है आपका वो था गुलाम था मलिक कफूर जिनको 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसलिए 1000 दिनार ही कहते थे। साउथ इंडिया भेजा गया था इनको और इन्होंने जो है बहुत सारा कुछ जीता। वहाँ पे प्रताप रुद्र देव किंग थे वायरंगल के, वहाँ से ये जो है कोहिनूर हीरा लेके आए थे और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी के लिए जो है लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, पद्मिनी के साथ राणा रतन देव जी के साथ लड़ी थी। और उसके बाद जो है एक पुस्तक लिखी गई थी इन तीनों की कहानी, जिसमें लिखा गया था पद्मावत पुस्तक लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने वो पुस्तक लिखी थी शेरशाह सूरी के टाइम पे, याद रखना। इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश जो है इक्ता सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। इक्ता सिस्टम मतलब आपको सैलरी की जगह पे लैंड मिलेगी, और ये इक्ता सिस्टम ख़त्म किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने सारा कुछ जो है कैश में कन्वर्ट करवा दिया था। क्लियर। और प्लस अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम, चेहरा मतलब हुलिया सिस्टम भी स्टार्ट किया था। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेज। चेहरा रोल नंबर 1 2 3 इन्होंने बोला था। किंगशिप नोज नो किनशिप, ये वर्ड अलाउद्दीन खिलजी के हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 5 ऐसे काम किए हैं। क्या, दोआब के अंदर टैक्स लगाया और टोकन करेंसी इशू करवाई। इराक के अंदर एक्सपीडिशन करने के लिए बोला था लेकिन गए नहीं। कुमाऊं हिल्स का अटैक डिजास्टर था इनके लिए। और जो कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली टू दौलताबाद, जिसे आप देवगिरी कहते हैं। और बलवन की बात करते हैं तो बलवन जो है इन्होंने ज़िले इलाही अपने आप को बोला, नियाबत खुदाई भगवान की शैडो। सिजदा सिस्टम सलाम करके आना। पैबोज सिस्टम आते ही पहले पैरों को चूमना, ये वर्ड यूज़ किए थे इन्होंने। इल्तुतमिश जो है आपका रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत है, इन्होंने दिल्ली कैपिटल बनवाई थी। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया कहते हैं। सिल्वर का टंका कॉपर का जितल इन्होंने सिक्के इशू करवाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, जो मिडिवल इंडिया के अंदर जो है पहली फीमेल लेडी चेयर जो है किंग बनी थी। आंसर इसमें 3 ऑप्शन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है इंडिया के अंदर किस में होती है। जुडिशियल रिव्यू वर्ड का पहला तो कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है, और ये हमें बताता है कि जुडिशियल रिव्यू हमें बताता है कि कोई कानून संवैधानिक तरीके से है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ और द अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है आपका
जो है बताता है कि हाँ कि कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से होगा या नहीं, ये बनाया गया है या नहीं बनाया गया, उसकी वैलिडिटी को चेक करता है जुडिशियल रिव्यू। यूएसए से हमने इसको बोरो किया था। और इसमें क्या था, ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है अंडर आर्टिकल 13। अंडर आर्टिकल 13 दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू की पावर हो सकती है। इनमें से ऐसी कौन सी जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो नहीं होती वायरस के साथ। टीबी की बात करें तो बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के कारण होती है। और टीबी का बैक्टीरिया जो होता है बॉडी में चला जाता है। अगर बोवाइन एनिमल, जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं, उनका दूध आप सीधे पी लेते हो तब भी हो सकता है अगर उस एनिमल को जो है टीबी हुई हो। तो इसलिए हम दूध को गर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 30 मिनट। क्लियर? 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 सेकेंड। ये आपका बैक्टीरियाज ख़त्म किए जाते हैं। चिकन पॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है। डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू होता है एडिस इजिप्टी के कारण, फैलता है, मच्छर है ये, ठीक है। और वैसे तो वायरस के कारण, पोलियो वायरस के कारण। तो इसमें जो नॉट कॉज्ड बाय वायरस है वो कौन सा है आपका, ए ऑप्शन। टीबी इज़ द करेक्ट आंसर, टीबी इज़ द राइट आंसर। और इसके लिए वैक्सीन कौन सी होती है, बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन का नाम क्या है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्लियर? याद रखिए, कालमेट और ग्यूरिन जो हैं ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वायरस को जो है इस वैक्सीन को ढूंढा था, बीसीजी वैक्सीन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? याद रखिए। स्लैश एंड बर्न मेथड किसे कहते हैं? स्लैश एंड बर्न मेथड जो है हम कहा जाता है, मतलब झारखंड के अंदर क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड को आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। क्लियर? याद रखना। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं, और जूमिंग कहा जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है कि क्या करते हैं कि पूरी लैंड को, पूरी की पूरी लैंड को डिवाइड कर लेते हैं पैचेस के अंदर, 1 2 3 4। पहले क्या यहाँ पे उगाएंगे, कुछ यहाँ पे उगाया तो बाद में उगा के सारा कुछ काट के फिर इसको जला देंगे, फिर यहाँ पे उगाएंगे, फिर इसको जला देंगे। ऐसे करते करते फर्टिलिटी तो आपकी सॉइल की बढ़ जाती है, लेकिन लॉन्ग टाइम में सॉइल जो है ख़राब होती है। क्लियर? और ये होता है आपका स्लैश एंड बर्न मेथड। तो झारखंड में हम किस नाम से बुलाते हैं, कुरुवास के नाम से बुलाया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं ऐसे नाम बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कुरुवास पूछा गया था झारखंड के अंदर। यहाँ पे देखो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जूमिंग कहते हैं, मणिपुर में पैमलॉ, छत्तीसगढ़ में दीपा, अंडमान में भी दीपा, मध्य प्रदेश में बिवार धैया, आंध्र प्रदेश में पोदू पेंदा, उड़ीसा के अंदर कोमान ब्रिंगा, वेस्टर्न घाट कुमारी, राजस्थान वलेर वॉल्टेयर, हिमालय की खिल। तो ये तो हो गया इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के अंदर तो मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर मिल्पा, वेनेजुएला के अंदर कोनुको, ब्राज़ील के अंदर रोका, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर मैसोल, इंडोनेशिया के अंदर लदांग, वियतनाम के अंदर रे। तो ये वर्ल्ड के अंदर जो है बोला जाता था, इनको डिफरेंट नाम से बुलाया जाता था स्लैश एंड बर्न मेथड को। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इन एक्ट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सा एक्ट कब बना था। बात करते हैं यहाँ पे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट तो बहुत सारे आए थे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें तो स्टार्ट हुआ था 1892 में, जब इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात करी गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए गए थे अलग से, पॉलिटिकल पावर्स और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवाइड करी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कहते हैं, जो है आपका वॉरेन हास्टिंग के टाइम पे आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया। चार्टर एक्ट जो पहली बार आया था वो आया था आपका जो है डेट इज़ इन द 1793 के अंदर। क्लियर? चार्टर एक्ट की बात करी जाए तो इन्होंने मेन एम्फेसिस किया था गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं आपकी, गवर्नर जनरल की जो पावर्स हैं वो आपकी आएंगी जो है सुप्रीम पावर हो जाएंगी। क्लियर? सुप्रीम पावर हो जाएंगी आपकी, और सुप्रीम पावर हो जाएंगी फ्रॉम जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, और उसकी प्रेसिडेंसी जो है सुप्रीम होगी बॉम्बे एंड मद्रास से। चार्टर एक्ट में बोले गए थे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो पहले 1773 का बनेगा रेगुलेटिंग एक्ट 4 बनेगा, फिर आपका 1784 का 3 बनेगा, फिर आपका बनेगा आपका 1 ऑप्शन, फिर बनेगा 2 ऑप्शन, 4 3 1 2। तो ये बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट वन। क्लियर? सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन गाइज। और बाकी जो कल रात वाली क्लास है यूपीपीसीएस
के लिए वो पढ़ लेना, ठीक है। वो मैराथन क्लास आप पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से, मैंने उसमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हैं, क्लियर। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हो। जितने भी क्लास के अपडेट्स होते हैं, PDF सब कुछ वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते हैं यहाँ पे। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, स्टेट PCS, UPSC और प्लस जो भी आपके डिफेंस एग्जाम के होते हैं क्वेश्चन, वो इसके अंदर डिस्कस किए गए हैं। विपन 10 आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 10,000 MCQ कोर्स के अंदर। और studiiq.com हमारी वेबसाइट, जहाँ हमारी ऐप StudyIQ ऐप के ऊपर ये कोर्सेज आपको मिलेंगे। ऐसे ही हमारा GS कोर्स, थ्योरी कोर्स है, ये भी मिलेगा। जैसे आप ऐप या वेबसाइट से ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको दिखेगा चौथे नंबर के ऊपर। तो आप इन कोर्सेज को परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। अगर आप UPPCS को टारगेट कर रहे हैं और आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा 10,000 MCQ कोर्स आप परचेज करें, क्लियर। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।